मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राधा रानी का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम अभ्यास लेखन की बात करेंगे और काल विभाजन नामांकन के विषय में देखेंगे। तो काल विभाजन और नामांकन जो है ये आपका दो स्थिति में बहुत मजबूत होने वाला है। एक तो आपको कोई भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो जिससे कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि जो आप इसके आधार पर पढ़ेंगे तो वो उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। आपको इस विषय की जानकारी भी होगी और जितने भी केवीएस, टीजीटी, एनवीएस, ईएमआरएस या फिर यूपी, पीजीटी, टीजीटी, बीए, एमए की एग्ज़ाम है उस हिसाब से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों काल विभाजन नामांकन को देखते हैं और उसे हम कैसे अभ्यास लेखन के द्वारा प्रस्तुति करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है काल विभाजन और नामांकन। तो प्रश्न आता है हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए, या फिर प्रश्न आ सकता है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकारों द्वारा वर्गीकरण काल विभाजन एवं उनके नामांकन की विवेचना कीजिए, या फिर हिंदी साहित्य में इतिहास का काल विभाजन करते हुए नामांकन पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले जो है इसके विषय में देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन उसका नामांकन एक विवाद विषय रहा। प्रत्येक साहित्य के इतिहासकार ने अपने अपने मत अनुसार चिंतन के आधार पर हिंदी साहित्य को अनेक खंडों में विभक्त किया है, उनका अलग अलग नामांकन किया है। परंतु इन विद्वानों के द्वारा काल विभाजन नामांकन की विवेचना करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ पे काल विभाजन करना पड़ा। तो काल विभाजन एवं नामांकन की आवश्यकता जो है क्या है, इसमें इतिहास को स्पष्ट रूप से समझने के लिए काल विभाजन और नामांकन आवश्यक है। साहित्य इतिहास में भी इसका अपवाद है। किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी चीज़ को व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए, उसके प्रमाणिक दस्तावेज जानने के लिए उसकी नामांकन की आवश्यकता होती है कि एक स्थिति के अनुसार जो है हम उसको पूरी विषय के अनुसार हम पूरी तरह से उसके अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए आवश्यक है, इसके बिना दिशा कोई भी स्थिति या समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार काल विभाजन साहित्य की दिशा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का पता चलता है। काल विभाजन नामांकन करने की आवश्यकता इस कारण से भी है क्योंकि साहित्य निरंतर चलती रहती है। साहित्य हमेशा समय के अनुसार जो है परिस्थिति बस वो चलते रहती है, इसलिए प्रत्येक जो है समय की परिस्थितियां बदलती है, अतः उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार नामांकन की आवश्यक है। इस क्रम में उसमें बदलाव को भी काल में विभक्त किया जाना आवश्यक होता है। एक अनुसार जो है सभी विद्वानों का क्या क्या मत है और वो अपने विद्वान जो है अपने स्थितियों को, उस समय के स्थितियाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास की स्थितियों को देखते हुए उन्होंने नाम दिया। उन्होंने अपने अनुसार जो है अपनी जानकारी हासिल करके उन्होंने नामांकन दी। तो काल विभाजन और नामांकन का आधार क्या है? तो काल विभाजन नामांकन का आधार जो है मेन है यहाँ पे कि आपका जो है साहित्य की चेतना के क्रमिक विकास, यानी साहित्य की जो चेतना होती है, यानी साहित्य की जो पुनरावृत्ति होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो बौद्धिक आवृत्ति होती है, वो सारे जो है उसके एक विकास का एक क्रम होता है। और परंपराओं के उत्थान पतन और विभिन्न प्रवृत्तियों, यानी कि उसकी विशेषताएं जो भी है, क्या उत्थान है, क्यों पतन हो रहा है, इन सारे को स्पष्ट करने के लिए हमें काल विभाजन और नामांकन का उद्देश्य है। साहित्यिक प्रवृत्तियों को काल विभाजन नामांकन का आधार बनाया जाता है, किंतु हम साहित्य के काल विभाजन की चर्चा करते हैं तो साहित्यिक प्रवृत्ति या मूल साहित्यिक चेतना ही इसका आधार माना जाता है, इसमें कोई भी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है काल विभाजन नामांकन का आधार क्या है, तो यहाँ पे साहित्यिक चेतना है,
यानी कि साहित्य संबंधित उसके विषय में जागरूक रह के, उसकी चेतनाओं को जान के, उसकी बौद्धिक उस समय की क्षमताओं को जान के कि विद्वानों ने उस साहित्य में क्या क्या उसमें चेंजिंग हुआ, कैसे हम जो है उस साहित्य को अपने तरह से नाम दे सकते हैं इतिहास के आधार पे। तो अब इसके बाद जो है काल विभाजन नामांकन का आधार हो गया। फिर हिंदी साहित्य में काल विभाजन की समस्या तो बहुत ही रही कि किसी ने अभी भी मतभेद बना हुआ है, कभी लगता है कि सटीक नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी हम एक ऑथेंटिक रूप से मान लेते हैं कि ये काल विभाजन की समस्या, यानी साहित्य में काल विभाजन की समस्या इस प्रकार है। हिंदी साहित्य में काल विभाजन के समय अनेक समस्याएं उपस्थित होती है। इनमें सर्वप्रथम यह प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं जो है अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है, उनके सामने ऐसी कठिनाइयाँ थी जिससे वे कालक्रम या काल विभाजन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। वे लिखते हैं, उनका कहनाम है कि सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का अभ्यास किया गया है। यह सबक सरल नहीं है और जाहिर सी बात है इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे जो है कहानियाँ होती है, बहुत सारे इसके जो रीजन होते हैं। कतिपय स्थलों पर यह असंभव सिद्ध हुआ। अतएव कवियों ने जिसका समय में किसी भी प्रकार का स्थिर नहीं कर सका, अंतिम अध्याय में वर्णानुक्रम से एक साथ दे दिए गए हैं। तो क्या दिए गए हैं, किस प्रकार दिए गए हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 7वीं सदी से माना है, परंतु दूसरे इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 7वीं सदी से माना गया है और ये इतिहासकार जो है इससे सहमत नहीं है। आचार्य शुक्ल का मत है कि पुराने हिंदी का जन्म तो 7वीं सदी के आसपास हो गया था। इसमें सिद्धियों, जैनियों और नाथपंथियों ने काव्य लिखा था, पर अपने काव्य में अपने अपने धर्म संप्रदाय की शिक्षाएं दी गई, उनमें काव्य गुणों का अभाव है। यानी कि वो पूर्ण रूप से जो है वो जो काव्य की उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे अपूर्ण है। इसके बाद देखिए इसमें समस्या क्या क्या आई, उसी चीज़ का विवरण किया गया है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं या छोटा भी इस सेंटेंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से बताई हूँ कि आप अपने अनुसार जो है इसको थोड़ा बहुत कम करके भी लिख सकते हैं, और इसको या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और बड़ा करके लिखे तो इसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 10वीं शताब्दी से काल विभाजन स्वीकार करते हैं। इस मत के समर्थक में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं तथा नागेंद्र 7वीं सदी के समर्थक हैं। ये सारे लोग जो हैं इसके समर्थक हैं। यह विवाद का विषय है। हिंदी भाषा अपभ्रंश का पारस्परिक संबंध है। भाषा के वैज्ञानिकों का मत है कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाओं, जिनमें हिंदी प्रमुख है, का विकास हुआ। इस प्रकार हिंदी का जन्म अपभ्रंश हुआ, परंतु दूसरा मत है कि अपभ्रंश हिंदी का ही एक रूप है। यहाँ पे बताया कि हिंदी का जन्म क्या हुआ, अपभ्रंश से हुआ, लेकिन दूसरा मत है कि अपभ्रंश हिंदी का ही एक रूप है। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्रकृताभास हिंदी माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को हिंदी की संज्ञा देते हुए अपभ्रंश के सारे कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार की समस्या बहुत सारी आई हैं। हिंदी साहित्य और आरंभ 7वीं सदी से हुआ और इसी आधार पे जो है सरहदपाद हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। इस कारण विद्वानों के दो वर्ग रहे। एक वर्ग में वे विद्वान हैं जो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं सदी से मानते हुए हिंदी अपभ्रंश को एक ही मानते हैं, और दूसरे वर्ग में विद्वानों जो अपभ्रंश हिंदी से अलग मानते हुए हिंदी का आरंभ कब से मानते हैं, तो 10वीं सदी से मानते हैं।
अभी वर्तमान समय में जो है ये निश्चित हो चुका है, अपभ्रंश भाषा का विषय निश्चित हो गया है कि ये दोनों भाषा एक नहीं अलग अलग है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक साहित्य अपभ्रंश भिन्न भाषा का साहित्य है। इस कारण बहुत सारे हिंदी साहित्य के लेखक 10वीं शताब्दी से हिंदी का आरंभ स्वीकार करते हैं। अब हिंदी साहित्य में नामांकन क्या कर किसके आधार पर हुआ, कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा बहुत पुरानी है, परंतु इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लगभग एक शताब्दी पहले ही अपनाया गया है। यानी कि एक शताब्दी पहले से ही इसको अपना लिया गया है। साहित्यकारों ने काल विभाजन नामांकन की पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन नामांकन का है उसका विवरण इस प्रकार दिया गया है। तो गरसा दत्तासी, सबसे पहले गरसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवालदना लिटराउटर एंदुई हिंदुस्तानी में, जिसे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है, उन्होंने इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कवियों का परिचय दिया है। इसमें साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर कोई भी नामांकन नहीं किया गया है, इस अनुसार इसमें कोई भी नहीं किया गया है। उसके बाद आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन में देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने मॉडर्न ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार जो है साहित्य के 12 कालखंडों के आधार पर विभाजित किया तथा साहित्यिक प्रवृत्ति, शासक, प्रमुख साहित्यकार आदि के आधार पर उसका नामांकन किया। उन्होंने निम्न रूप से हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामांकन किया है। ग्रियर्सन द्वारा किए गए 12 कालखंडों का विभाजन इस प्रकार है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले है चारण काल, जो 700 से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जन्म 15वीं सदी है। जैसे कि प्रेम कविता जो है 16वीं सदी है। वज्र का कृष्ण काव्य जो है 16वीं से 17वीं सदी है। इसके बाद जो है मुगल दरबार जो है, मुगल दरबार आपका 16वीं से 17वीं सदी है। तुलसीदास का जो है 16वीं से 17वीं सदी है। रीति काव्य के विषय में बात करें तो 17वीं से 18वीं सदी है। तुलसीदास के अन्य व प्रवृत्ति जो है वो 18वीं सदी में है। 18वीं सदी का है, 18वीं सदी में ही लिखा गया है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान जो है 19वीं सदी में आया और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान जो 1857 के बाद आया। 12 नंबर जो है विविध अज्ञात कवि, जिसको हमें पता नहीं है, उस कवि को भी यहाँ पे लिया गया है। इस प्रकार जो अब 3rd नंबर जो है आपका 3rd नंबर है, इसमें जो है मिश्र बंधु का काल विभाजन है। तो मिश्र बंधु का काल विभाजन में हम इस प्रकार देखते हैं कि सबसे पहले प्रारंभिक काल जो है 700 से 1444 विक्रम संवत, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्वांभरिक काल जो 700 से 1343 विक्रम संवत है। उत्तरांभिक काल जो है 1344 से 1444 विक्रम संवत है। उसके बाद जो मिश्र बंधु का सेकेंड जो माध्यमिक काल है वो 1445 से इसको 1680 ईस्वी विक्रम संवत माना गया है। पूर्व माध्यमिक काल जो है 1445 से 1560 विक्रम संवत माना गया है। प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है 1561 से 1680 विक्रम संवत माना गया है। उसके बाद जो है अलंकृत काल जो है, अलंकृत काल में हम देखेंगे, अलंकृत काल जो है 1681 में है। 1681 से 1889 विक्रम संवत है। पूर्वालंकृत काल जो है 1681 से 1790 विक्रम संवत है। उत्तरालंकृत काल जो है 1791 से 1889 विक्रम संवत है। उसके बाद जो है परिवर्तन काल आया है, जो कि परिवर्तन काल में है, इसका जो है विक्रम संवत जो है 1890 से 1925 विक्रम संवत है। वर्तमान काल जो 1926 विक्रम संवत से अब तक माना गया है। यानी कि विक्रम संवत से उन्होंने इस चीज़ को मिश्र बंधु ने लिया है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में वैज्ञानिक पद्धति को आधार मानकर काल विभाजन नामांकन किया है। आज भी उनके द्वारा काल विभाजन नामांकन को ही
स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने एक सरल नामांकन का रूप दिया है, जिससे कि कोई भी और इसको आधार मान के, इसको एक साक्ष्य हिंदी साहित्य का मान के इस पे जो है हम इसको आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी प्रसिद्धि मिली, जो संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक है। उसके बाद है पूर्व मध्य काल में भक्ति काल आ जाता है, जो संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक है। यानी उत्तर मध्य काल जो रीति काल है, संवत 1700 से 1900 तक है। उसके बाद है आधुनिक काल, जो गद्य काल है, संवत 1900 से आज तक की स्थिति को माना जाता है गद्य काल। शुक्ल जी ने साहित्य को केवल 4 भागों में जो है विभक्त करके उसे न केवल सरल बनाया, बल्कि प्रत्येक काल सीमा का भी निर्धारण कर दिया। प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इन सभी साहित्य इतिहासकारों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही प्रेरणा स्रोत मानकर अपनी अपनी दृष्टि से हिंदी साहित्य इतिहास को कालखंडों में व्यक्त करते हुए उसका नामकरण किया है। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र जी ने उन्होंने भी हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1000 से माना है। उसका मत है कि हिंदी साहित्य या पुरानी हिंदी की रचनाएं संवत 1050 से नहीं बल्कि संवत 1000 से मिलनी आरंभ होती है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन का नामांकन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया है। तो आदिकाल संवत जो है 1000 से 1400 तक है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की बात करें तो 1400 से 1700 ईस्वी तक है। उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल संवत जो है 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक है। और आधुनिक काल या गद्य काल संवत जो 1900 से आज तक माना गया है। इस प्रकार जो आचार्य विश्वनाथ मिश्र के काल विभाजन के नामांकन की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने रीति काल के स्थान पर श्रृंगार काल या आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से प्रस्तुत किया है, परंतु ये दोनों ही उपयुक्त नहीं जान पाते। तो सभी विद्वान ने अपने अपने जानकारी के अनुसार जो है इन्होंने काल विभाजन का नामांकन किया है। उसके बाद हम डॉक्टर नागेंद्र के अगर बात करें तो काल विभाजन का, तो इनका भी आधार बहुत ही सही माना जाता है। तो डॉक्टर नागेंद्र का देखें तो आदिकाल जो है 650 से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल जो है 1350 से 1650 ईस्वी। रीति काल जो है सन 1650 से 1850 ईस्वी माना जाता है। आधुनिक काल की बात करें तो सन 1850 ईस्वी से अब तक मानते हैं। उसके बाद जो है पुनर्जागरण काल में भारतेंदु काल जो है सन 1857 से 1900 ईस्वी तक हम मानते हैं। इसके बाद आता है भारतेंदु काल के बाद आता है जागरण सुधार काल, जिसे हम द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं। सन 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादी काल जो है सन 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। छायोत्तर काल में 2 आते हैं, एक प्रगति प्रयोग काल आते हैं जो सन 1938 से 1953 में है, और नवलेखन काल जो है सन 1953 से अब तक है। इस प्रकार डॉक्टर नागेंद्र ने प्रस्तुत हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उसका नामांकन, कुछ अन्य साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन आदि की तुलना में अधिक न्यायसंगत और वैज्ञानिक तौर पे सही है, परंतु इसके भी कुछ अपने दोष है। उदाहरण के लिए साहित्यकारकार ने आधुनिक काल के प्रथम उपखंड को भारतेंदु काल कहा है। इस काल का नामांकन उन्हें युगीन साहित्यकार के नाम पे आधार पे किया है, परंतु भारतेंदु की जो मृत्यु है 1850 ईस्वी में हो गई, जबकि इस काल की सीमा सन 1900 से ईस्वी निर्धारित की गई है। इस प्रकार दूसरे उपखंड का नामांकन जो है द्विवेदी काल रखा गया है, और द्विवेदी की मृत्यु जो 1938 ईस्वी में हुई, और वे सन 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नया परिवर्तन ला दिया था। फिर भी साहित्यकार इतिहासकार ने उनके नाम पे जो है उन्होंने कालखंड का नामांकन करते हुए
इसकी सीमा को सन 1918 तक सीमित कर दी। अतः यहाँ काल विभाजन नामांकन में सामंजस्य और तर्क का अभाव है। यह कहा जाता है कि पूर्ण रूप से जो है किसी का भी नामांकन सही सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अपने मतानुसार सभी विद्वानों ने यहाँ पे काल विभाजन का और नामांकन को प्रस्तुत किया गया है। जो है मुख्य रूप से ऑथेंटिक है, उसको मैं यहाँ पे लेके बताई हूँ। निष्कर्ष क्या आता है आपका? तो संक्षेप में कहा जा सकता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उसका नामांकन अपने आप में एक समस्या है। प्रत्येक साहित्य इतिहासकार जब भी किसी नए साहित्य इतिहास की रचना करता है, अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण अनुसंधान के अनुरूप है उसका काल विभाजन का नामांकन करता है। फिर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि अधिकांश विद्वानों ने आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण को समर्थन करते हुए हिंदी साहित्य को चार भागों में यानी 4 वर्षों में ही बांटा है, परंतु उनमें आदिकाल के नामांकन की काल सीमा को लेकर पर्याप्त मतभेद है। अतः निर्विवाद रूप से आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत काल विभाजन और नामांकन जो है आज भी प्रासंगिक है। फिर भी भले ही उसकी अनेक सीमाएं हों, इस संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह ठीक ही कहा, ना तो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर नया दूसरा इतिहास लिखा जा सकता और उसे ना ही उसे छोड़कर नए इतिहास के लिए शुक्ल जी के इतिहास की एक चुनौती हो जाएगी, क्योंकि शुक्ल जी ने एक तरह से एक सरल उन्होंने विभाजन किया जिसके आधार पे जो है सभी विद्वानों ने अपनी अपने दृष्टिकोण को एक तरह से उसको ही मान्य कर लिया। तो इस प्रकार दोस्तों जो आज मैंने अभ्यास लेखन जो बताए, इससे आपको बहुत ही मदद मिली होगी। और ये अभ्यास लेखन से क्या होगा कि आपको जानकारी तो होगी ही, साथ में आप इससे जो MCQ है वो भी आप बना सकते हैं और वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये अब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो लिखन अभ्यास लेखन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा और मुझे आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अभ्यास लेखन की बात बताई गई है और वीडियो को देखने के लिए आप इतने कीमती समय अपना दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।